हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी एग्जाम एसेंशियल्स। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और उसको प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं। हम लोग यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप अपने आंसर लिख करके सबमिट कर सकते हैं और आपके आंसर इवेलुएट भी होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है GS 4 से। तो आज का टॉपिक है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट वर्सेस द कोड ऑफ एथिक्स। ये दोनों ही टॉपिक्स अपने मेंशन्ड हैं एथिक्स के सिलेबस में, ये रहते हैं। और इस पर यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। सबसे पहले तो जरा मीनिंग समझ लेते हैं, क्या मीनिंग होता है कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का। कोड ऑफ कंडक्ट की जब हम बात करते हैं तो सिंपल है कि कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट मतलब बिहेवियर। तो ये वो रूल्स होते हैं, ये वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहां के लोगों का क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कोई कोई मान लीजिए लॉयर है। अब लॉयर का एक कंडक्ट होना चाहिए, जैसे कि एक एक कॉमन कंडक्ट है कि भाई उसको किसी भी हालत में अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नहीं रिवील करनी है। क्लाइंट ने उसको कुछ सच सच बोला तो उसका काम है अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट का ध्यान रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी उसको मेंटेन करनी है। तो ये उसके कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट होता है। सिमिलरली जब इलेक्शन होते हैं तो हम सबको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन के टाइम पर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं, जो मीडिया है, जो ऑफिसर्स हैं, सबको एक स्पेसिफिक बिहेवियर फॉलो करना है, एक कंडक्ट उनको रखना है, एक तरीका, एक रूल्स है जो उनको फॉलो करना है, उसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या कंडक्ट है कि भाई आप अपनी कंपनी में जब काम कर रहे हो तो आप ये नहीं करोगे कि किसी दूसरी और कंपनी के लिए भी काम करोगे, है ना, या अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए काम करोगे, या कंपनी का जो डेटा है उसको जाके किसी और को दे दोगे। कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप ये नहीं करोगे, आप चीट नहीं करोगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। तो कहने का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट का है कि भाई वो सारे रूल्स, वो सारी चीजें, जो स्टैंडर्ड्स है जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो आप कर पाओ, है ना। ये रूल बेस्ड होता है और यहाँ पर फोकस होता है कंप्लायंस पे, फॉलो करवाने पर। अच्छा, इस अब दूसरी बात करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स क्या है। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है वो वैल्यूज या वो प्रिंसिपल्स जो किसी भी पर्सन को फॉलो, जो किसी भी पर्सन से एक्सपेक्टेड है कि वो फॉलो करेगा जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में होगा। या समझिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना मैंडेटरी है और कोड ऑफ एथिक्स जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आप तो फॉलो करोगे ही करोगे, वो तो प्रिंसिपल्स है, वो तो करने ही होते हैं, है ना। ये मैंडेटरी है, अगर ये नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। जैसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सिविल सर्विसेज रूल्स जो होते हैं, आप उनको फॉलो नहीं करोगे एक्शन हो जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन है। कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो अनरिकॉर्डेड होता है, उसमें किसी को ये नहीं है कि ये करना ही है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आप तो करोगे ही करोगे। सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप अगर किसी भी कंपनी में काम करते हो तो भाई एक्सपेक्टेड है कि टीम में रह करके काम करोगे, टीम वर्क करोगे, ये एक्सपेक्टेड है। ये नहीं कि सबसे लड़ाई कर ली अकेले ही कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं है, टीम में काम करोगे। सिमिलरली अगर किसी भी जगह पर काम कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप रिस्पेक्ट करोगे वहां के लोगों की, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। सिमिलरली आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अकाउंटेबल रहोगे, अकाउंटेबल मतलब अपनी गलतियों को ओन करना, मानना, अगर मुझसे गलती हो गई तो भाई बोलना कि हाँ ये मेरी गलती है। सिमिलरली आप इंटीग्रिटी करोगे, इंटीग्रिटी का मतलब होता है जो राइट थिंग होती है वो करना। आपके अंदर ऑनेस्टी तो होनी ही चाहिए, आपके अंदर उस अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए अपनी ऑनेस्टी के साथ में अपना काम करने के लिए। इंटीग्रिटी हम लोग बोलते हैं कि जब कोई नहीं भी देख रहा है तब भी आप अपना काम अगर सही से करते हो तो आपके अंदर इंटीग्रिटी होती है। एंड लास्टली बोला जाता है ऑप्टिमिज्म, जैसे ये हो सकता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना, ये सब कोड ऑफ एथिक्स में आ सकता है। सो कोड ऑफ एथिक्स मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं, जिनको हमें एक्सपेक्टेड होता है कि हम फॉलो करेंगे जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है कि पब्लिक वेलफेयर है, इम्पार्शियलिटी है सिविल सर्वेंट्स के लिए, कि भाई उनको ये बात ध्यान रखनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, ये कोड ऑफ एथिक्स है कि भाई आपको करनी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बिलीफ पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं उन पर अपना फेथ रखना, ये कोड ऑफ एथिक्स है। तो ये तो बात हो गई कोड ऑफ कंडक्ट है क्या और कोड ऑफ एथिक्स क्या है। अगली हम लोग बात करते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट आया कहाँ से है और फिर
कोड ऑफ एथिक्स कहाँ से आया है? कोड ऑफ कंडक्ट का ओरिजिनल जो एवोल्यूशन है वो हुआ था जब इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आया। देखिए, इंडिया में ब्यूरोक्रेसी जो आज के फॉर्म की है, ये ब्रिटिशर्स ने हमको दी है। ब्रिटिश जब हमारे ऊपर रूल करते थे तो उन्होंने ये पहली बार आज के जैसा जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो लेकर के आए थे। और जब इनिशियली ब्रिटिश ने इस टाइप की ब्यूरोक्रेसी दी तो जो पहले पहले ऑफिसर बने थे वो उनके अंदर वो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जिसको बोलते हैं ना, कि लोग बोल रहे हैं ऑफिसर नहीं सुन रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी। कि वो बोले पड़ा है लेकिन ऑफिसर ध्यान ही नहीं देता था। इसको इसको बोलते हैं बाबूशाही। बाबूशाही का मतलब है कि आप बाबू बन गए हैं, आप ऑफिसर बन गए, अब आपको किसी और चीज से मतलब नहीं है। इसको कई बार रेड टेपिज्म भी बोलते हैं या लाल फीता शाही भी बोलते हैं। बाबूशाही एक कॉमन टर्म होता है, या बाबू डम। बाबू डम का मतलब है कि आप बाबू बन गए अब आप। सो ये जो बाबूस थे, ये जो ऐसे पहले पहले ऑफिसर्स थे, इनके साथ में प्रॉब्लम थी कि ये जो भी चीजें होती थी उसको फॉलो नहीं करते थे, अपने आप को प्रिविलेज्ड क्लास समझते थे कि उनको किसी और रूल्स को फॉलो नहीं करना है, प्रिविलेज्ड क्लास थे। इसको कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स आते हैं, इनको बोला जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्ट रूल्स। ये 1930s में ब्रिटिश ही लेकर के आए थे। पर्पस था कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उस टाइम के, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लाना, जिसमें बोला जाएगा कि क्या गाइडलाइंस हैं, फॉर्मल गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी है, उनको ये बात माननी है। क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी और बताया गया था क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट होने के बाद में भारत सरकार अपनी एक नई गाइडलाइंस लेके आती है। ब्रिटिश की गाइडलाइंस अलग थी। अब ब्रिटिश की गाइडलाइंस में उन्होंने अपने इंटरेस्ट सिक्योर करे होंगे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो भारत सरकार एक नई गाइडलाइंस लेकर के आई। इसको बोला जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1950, 1955 रूल्स आता है ये। इसमें और डिटेल करा गया, जो यहाँ पर बातें थी उनको डिटेल करा गया, कुछ कुछ रूल्स मॉडिफाई करे। यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एलिजियंस थी उसको हटाया गया इस जगह पर, तो रूल्स मॉडिफाई करे गए, उस टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें करी गई। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि जो भी सिविल सर्वेंट्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, उन सबके लिए जो बिहेवियर है, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, वो सबके लिए सेम हो। इससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे इंडिया भर में हर कोई सेम तरीके से बिहेव करता है। बाद में इस 1955 के रूल को और मॉडिफाई करा गया। संथानम कमेटी आई थी, संथानम कमेटी 1964 की रिकमेंडेशन यूज करी गई और इसको मॉडिफाई कर दिया गया, इसको ब्रॉड कर दिया गया, ज्यादा गाइडलाइंस लाए और बहुत सारी नई चीजें भी आई इसमें। जैसे कि गैम्बलिंग के अगेंस्ट रूल आया कि भाई सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो गैम्बल करे। सिमिलरली इंटॉक्सिकेशन, आप अल्कोहल के अल्कोहल जो होती है वो रेगुलरली आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं रह सकते हो, ऐसी बात आई। सिमिलरली पॉलिटिकली न्यूट्रल आपको रखना होता है। आप जो बेटिंग जैसी चीजें होती हैं उनमें आप नहीं होगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें लेकर के आए कोड ऑफ कंडक्ट में, ये इसको एक्सपैंड कर दिया गया। ये बात हो गई कोड ऑफ कंडक्ट की। अब अच्छा, इसके बाद में रिवीजन चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक ही हुआ, उसके बाद में और भी आते रहे, डिपार्टमेंट वाइज कोड ऑफ कंडक्ट आते रहे, अलग अलग समय पर छोटे मोटे सर्कुलर हुए कि ये कर सकते हो और आप ये नहीं कर सकते हो, ये सब रिवीजन चलते रहे। अगर हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स ज्यादा पुराना है। कोड ऑफ एथिक्स डॉक्यूमेंटेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट रिकॉर्डेड है, लेकिन ये पुराना ज्यादा है। कोड ऑफ अगर एथिक्स की बात करते हैं तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, जब लिखित जो हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे पहले तो बोला जाता है कि जो इंडियंस थे और जो ग्रीक्स थे उन्होंने शायद करा, चाइनीज ने भी अपने लेवल पर करा, लेकिन जैसे ग्रीक फिलोसफी जो हम लोग पढ़ते हैं अपने एथिक्स के सिलेबस में, इसमें एरिस्टोटल की बात आती है। तो एरिस्टोटल ने अपने टाइम पर जो एथिक्स की बातें बोली थी उसमें बोला था कि भाई कुछ कुछ वर्च्यूज जो होते हैं, जैसे करेज हो गया, जस्टिस हो गया, ये होना ही चाहिए किसी एक पर्सन के अंडर। और ये उसको उसने माना था कि भाई ये चीज तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं या कुछ कोई है पर्सन, अच्छा पर्सन है, उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। ये कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट है कि एक्सपेक्टेड है कि आपके अंदर तो ये होना ही चाहिए। सिमिलरली अगर इंडिया की बात करते हैं तो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था उसमें भी बोल दिया गया था कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पब्लिक वेलफेयर क्या है, ये बताया गया था। बाद में इन द सेंस कि जो रेगुलर कल्चर है, जैसे उसमें हिंदुइज्म में जो धर्म का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, कि जिसमें बताया जाता है कि आपके अंदर ये होना चाहिए। नॉट ओनली इन हिंदुइज्म,
इन अदर रिलीजन्स ऑल्सो, जैसे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म या क्रिश्चियनिटी, सब में ये बातें थी कि ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये करना होता है। अच्छा, मॉडर्न टाइम में ह्यूमन राइट्स के जब डिक्लेरेशन होता है, ह्यूमन राइट्स आउटलाइन होते हैं, तो भी ये बात आ जाती है कि ह्यूमन राइट्स तो फॉलो करने ही होते हैं, एक्सपेक्टेड है ये बिहेवियर होना। अगर इसको बात करें कि प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस में, सरकार चलाने में इसको कभी लाया गया, तो सेकंड एआरसी जो थी, सेकंड एआरसी उसने बोला था कि भाई कोड ऑफ एथिक्स जो है उसको एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करना चाहिए, सो दैट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ट्रस्ट ये बना रहे। बाद में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया 2013 में, इसने भी धीरे धीरे एथिकल बिहेवियर सबको और प्रमोट करा। ये है इसका एवोल्यूशन। कोड ऑफ कंडक्ट बिकॉज स्ट्रिक्टर है, रिटन है, इसीलिए वो उसका वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये चीज हमेशा से ही ह्यूमन हिस्ट्री में चलती आ रही थी कि कोड ऑफ एथिक्स तो लोगों को ऐसे बिहेव करना ही होता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर चलता आ रहा था। दोनों के बीच के अगर की फीचर्स और डिफरेंसेस देखें, तो जैसा कि मैंने बोला कि ये रूल्स होते हैं जिनका कंप्लायंस है, जिनको फॉलो करना होता है, ये बताता है कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल है। इसको लीगली एनफोर्स कराया जा सकता है, जैसे सिविल सर्विसेज का कोड ऑफ कंडक्ट लीगली एनफोर्सेबल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन लीगली एनफोर्सेबल है, तो ये लीगल एनफोर्सेबल है। स्पेसिफिक बिहेवियर, एक्शन, इंटरेक्शन ये बताता है। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स की अगर बात करते हैं, ये ज्यादा वैल्यू बेस्ड है कि भाई ये एक्सपेक्टेड है करो, नॉर्मेटिव है, बोला जाता है ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर इंटीग्रिटी, फेयरनेस, इस पर वैल्यू होती है, कोई स्ट्रिक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स आपको दिया है, द हिपोक्रेटिक ओथ जो कि डॉक्टर्स लेते हैं। अब हिपोक्रेटिक ओथ जो डॉक्टर्स लेते हैं, उनको उनके में बोला जाता है कि मैं भगवान करे मैं लंबा जीऊं, जिससे कि जिनको भी मेरी हेल्प चाहिए मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, मैं बहुत लंबा, सॉरी, भगवान करे मैं लंबे समय तक जिनको मेरी हेल्प चाहिए उनकी मैं हेल्प कर पाऊं, उसको बोलते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। तो ये ओथ जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, जिसमें माना जाता है कि हाँ ये मैं ऐसा करूं, डॉक्टर हूं तो मैं दूसरों की हेल्प करूंगा ही करूंगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ये एथिक है। एक्सपेक्टेड है कि डॉक्टर हो, ये ओथ ली है तो जनता की तो हेल्प करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, लोगों की बीमारी है उनको सही करोगे, ये कोड ऑफ एथिक्स है। तो ये ब्रॉडर होते हैं, ज्यादा बड़ी बातें करते हैं, इसमें पब्लिक वेलफेयर की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, इन सब की बातें कोड ऑफ एथिक्स में होती है। अच्छा, अगली चीज देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों के बीच में स्ट्रिक्टली क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर दे दी है। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बातें बोली जा रही हैं। मोर और लेस कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। हाँ, एक और चीज, यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स अगर आप देखोगे तो इसके लिए आपको एथिक्स की बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही होगी, क्योंकि अगर एथिक्स नहीं आता होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। ये बात मैं टाइम एंड अगेन बोलता हूँ कि ये जो एग्जाम एसेंशियल सीरीज है, ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए नहीं है, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। ये उनके लिए है जो थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज है तो आपके लिए ये सीरीज है, तो इसीलिए इसमें थोड़ी तो एथिक्स की नॉलेज चाहिए ही होगी। अगली हम लोग बात करते हैं कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है और एथिक्स है, इसका एप्लीकेशन क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट का एप्लीकेशन होता है कि ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके कंडक्ट को रेगुलेट कर सकता है। क्लियरली मेंशन्ड होता है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट में अलग है दूसरे में अलग, वो सभी जगह पर रेगुलेट कर पाता है। तो इससे क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स जो होता है, जब उसमें ये बातें हैं कि इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी, इम्पार्शियलिटी है, सभी जगह पर सेम स्टैंडर्ड्स आने लग जाते हैं, सब जगह पर रेगुलेटेड कंडक्ट है। उसकी और इसमें लीगल कंप्लायंस होती है, नहीं फॉलो करोगे तो केस चल सकता है, नौकरी से निकाले जा सकते हो, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, प्रमोशन रुकता है, तो कंप्लायंस भी यहाँ पर हो रहा होता है। मिसकंडक्ट और करप्शन प्रिवेंट हो जाता है, जैसे अब्यूज ऑफ पावर है, नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद, या फिर ब्राइबरी जो है, ये सब चीजें इसमें रुक जा रही होती हैं। ये इसका फायदा है, रेलिवेंस है इसकी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है किसी भी एक सिविल सर्वेंट का, जब वो किसी एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे होता है, कि वो अपनी उस पावर का मिसयूज ना करे अपने पर्सनल फायदे के लिए या अपनी फैमिली के फायदे के लिए मिसयूज ना करे, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो अवॉइड हो जाता है। अब हो सकता है बहुत से लोगों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, नहीं पता है, तो अगेन इसके लिए आपको बेसिक एथिक्स की क्लासेस करनी पड़ेंगी। लास्टली, एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी एनहांस करता है। ये पूरे के पूरे इसके बेनिफिट होते हैं।
अब सेकंड बात करते हैं कि जो कोड ऑफ एथिक्स है इसका क्या फायदा है। सी, कोड ऑफ एथिक्स जो होता है जब सिविल सर्वेंट फॉलो करते हैं, तो जब वो हायर वैल्यूज को अडियर करेंगे, हायर वैल्यूज इन द सेंस ऑनेस्ट रहेंगे, अपना काम जो होता है उसको पूरी सिंसेरिटी से करेंगे, ऑब्जेक्टिवली करेंगे, जनता की मदद करेंगे, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी आता है। आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स को, उनकी उनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, शायद ऐसे ही किसी सिविल सर्वेंट को देख के आपको लगा भी होगा कि चलो हम भी सिविल सर्वेंट बनते हैं, हम भी कुछ करेंगे अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, सुन के मोटिवेशन आता है ना। ये जो काम होता है ये कोड ऑफ एथिक्स का है। दैट मीन्स एथिकल डिसीजन मेकिंग हो, एथिकल डिसीजन मेकिंग होने से जनता का भला होता है, पब्लिक वेलफेयर होता है, पब्लिक का वेलफेयर होने से ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी आती है, आपको भरोसा आता है चीजों पर, और जब ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है तो आपका फेयरनेस होता है, जस्टिस होती है, आपकी गुड गवर्नेंस होती है, समाज का भला होता है, डेवलपमेंट होता है। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। चीजें बेटर हो रही होती हैं, तो ये बोला गया कोड ऑफ एथिक्स के फायदे होते हैं। अच्छा जी, अगली हम लोग बात पर आ जाते हैं, एंड दैट इज चैलेंजेस क्या है। फायदे तो समझ लिए, अब अगली बात कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। चैलेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करते हैं चैलेंजेस की, तो इसका पहला बड़ा चैलेंज आ जाता है एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म उतना अच्छा नहीं होता है। क्यों है एनफोर्समेंट मैकेनिज्म खराब है? अब मॉनिटरिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मॉनिटरिंग। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। करप्शन नहीं करना है, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है करप्शन नहीं करना है, नेपोटिज्म नहीं करना है, ब्राइबरी नहीं करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, इंटॉक्सिकेशन नहीं रहना है, जरूरत से ज्यादा अल्कोहल नहीं करना है। बट बहुत से ऐसे पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जो इसको नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग ड्यूटी पर ही इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, बहुत सारे लोग रेगुलरली गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी ड्यूटी करते ही नहीं है, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, अपनी परफॉर्म ही नहीं करते। अब ये सब कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। क्यों ऐसा हो रहा है, वो लोग क्यों कर रहे हैं? सिंपल, मॉनिटरिंग ही नहीं है। मॉनिटरिंग ही नहीं है, मॉनिटरिंग ही कोई कर रहा। मान लो मॉनिटरिंग हुई भी, पकड़े भी गए, तो किसी ना किसी पॉलिटिकल लीडर जो है, किसी नेताजी ने सपोर्ट कर दिया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बच के निकल गए। तो ये दो सबसे बड़े रीजन होते हैं जिसकी वजह से फॉलो नहीं होता है। और भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी होती हैं, वो वेग होती हैं, क्लियरली स्पेसिफाई नहीं होती हैं, है ना। जैसे अब इसमें एक बहुत सारे ऐसे टर्म्स लिखे, एक्ट विद इंटीग्रिटी, ये जेनेरिक टर्म्स हैं। अब भाई इंटीग्रिटी से एक्ट करना, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, कहां पर इंटीग्रिटी से कैसे एक्ट करना है? अब इसमें एक्चुअली हेल्प करता है कोड ऑफ एथिक्स। बट कोड ऑफ एथिक्स समझो, ये एक्सपेक्टेड है, ये फॉलो करना वो नहीं है कि आपको लीगली नहीं इसको होल्ड करोगे। तो बहुत सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट में बड़ी वेग तरीके से लिखी हैं, क्लियरली नहीं स्पेसिफाई है कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। यहाँ पर लोग बहुत बार मिस इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात है, अवेयरनेस नहीं है और ट्रेनिंग नहीं होती है, लोगों की उतनी अवेयरनेस नहीं है। ट्रेनिंग नहीं होने से ही पिछले वाले केस में मिस इंटरप्रिटेशन भी होते हैं, लोग गलत तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। अगली बात है, देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। चेंज ही नहीं होना चाहते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके अंदर एक रिजिडिटी है कि वो नहीं चेंज होंगे। मैं जैसे, अगर जैसे जनरली क्या होता है, पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बोला जाता है कि नहीं, पुलिस ऑफिसर, पुलिस फोर्स का तो काम करने का अपना एक तरीका होता है ना। आप उनके ऊपर कितना भी कोड ऑफ कंडक्ट लगा दो, वो अपने तरीके से ही काम करते हैं, ऐसे जनरली बोला जाता है पुलिस ऑफिसर्स के बारे में। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन गया, वो वैसे ही बिहेव करेगा, आप कुछ भी करो, उसका बिहेवियर जो है वो अपने तरीके से ही होगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स भी होते हैं, है ना, इसकी वजह से भी नहीं होता है। अब जैसे इसका मैं बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कोड ऑफ कंडक्ट में, कि भाई आपको बोला जाता है कि आप अपने जो देश की प्रॉपर्टी है, देश की चीजें हैं, पब्लिक वेलफेयर करोगे, समाज का भला करोगे। अब एक कॉमन सी चीज आती है, स्पिटिंग इन पब्लिक। स्पिटिंग इन पब्लिक, स्पिटिंग इन पब्लिक को अच्छा तो नहीं माना जाता है। क्यों? भाई जब आप स्पिट करते हो ओपन में, तो जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस होता है। मोर ओवर इट डज नॉट लुक गुड, डर्टी करता है। सो इट इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर। एट सम प्लेस इट माइट बी कंसिडर्ड वेरी बैड थिंग, बहुत खराब है, खुले में कैसे आपने स्पिटिंग कर दी।
बट एट सम प्लेस इट माइट बी एक्सेप्टेबल, है ना। आप मतलब हमें पता है कि कुछ कुछ जगहों में, अपनी कंट्री में, अपनी स्टेट में स्पिटिंग इन पब्लिक को खराब नहीं माना जाएगा, नॉर्मल माना जाएगा, ये तो होता ही है। लेकिन कुछ जगहों पर हमारी ही कंट्री में इसको बहुत खराब मान लिया जाएगा, अरे ये कैसी बात कर दी, स्पिट कर दिया इसने तो पब्लिकली। तो यहां पर आ जाता है कल्चरल बैरियर है, कुछ जगह पर ऐसा, कुछ जगह पर उल्टा। जैसे अब हम लोग, हम इंडियंस के बारे में बोला जाता है कि कई बार हम लोग जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो आदत होती है स्पिटिंग कर देते हैं, पब्लिकली स्पिटिंग होती है। अब यहाँ पर यही बात आ जाती है कि अच्छा नहीं माना जाता उसको, हम लोगों को लगता है रे तो नॉर्मल सी बात है। अब ये चीजें इंटरप्रिटेशन पर आ जाती हैं कि आपने पब्लिक वेलफेयर बोला है, क्लीनलीनेस बोला है, बट इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, कहाँ तक रखा जाएगा चीजें। सो आई होप आपको बात समझ में आ रही है कि देर आर कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स ऑल्सो, जिनकी वजह से इस टाइप की चीजें, कोड ऑफ कंडक्ट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। अब हम लोग अगली बात करते हैं, यहाँ पर अगली चीज पर आ जाते हैं, एंड दैट इज द द challenges in implementation of the code of ethics। कोड ऑफ एथिक्स के क्या चैलेंजेस हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, जब कोड ऑफ कंडक्ट के चैलेंजेस हैं तो एथिक्स के तो बहुत ही हैं, और ज्यादा ही हैं। अब पहला इसमें चैलेंज आ जाता है, स्पेसिफिसिटी नहीं है, बताया ही नहीं है क्लियरली कि क्या है, इसमें स्पेसिफिक नहीं होती हैं चीजें, है ना। एथिकल प्रिंसिपल्स क्लियरली डिफाइंड हो ये जरूरी नहीं है, किस जगह पर कैसा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक एक एथिकल प्रिंसिपल हो सकता है कि आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, दया होनी चाहिए, है ना। दूसरा हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी रहना है, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप गए हैं किसी जगह पर इविक्शन कराने, है ना, इलीगली कुछ लोगों ने ऑक्यूपाई करा, आप उनको भगाने गए। अब इलीगली आप इविक्शन करा रहे हो, एनक्रोचमेंट जो हुआ है उसको आप, सॉरी, इलीगल एनक्रोचमेंट का इविक्शन करा रहे हो, तो वहां पर दो चीजें आ सकती हैं कि भाई मुझे कंपैशन रखना है, दया रखनी है, या ऑब्जेक्टिवली लोगों को निकालना है वहां से, जिसकी जमीन है उसको देना है, या सरकारी जमीन खाली करनी है। अब ये चीज आपको कोड ऑफ एथिक्स में क्लियरली नहीं मिलती है कि भाई आप, स्पेसिफिक ही नहीं है कि वहां पर कैसे करनी होती है। और इस जगह पर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको यूज करना पड़ता है, आपको अपने जो एथिकल प्रिंसिपल्स उनको आपको यूज करना पड़ता है, आपको ड्यूटी बाउंड होकर के अपना डिसीजन लेना पड़ता है। और यही आप देखते हो जनरली आपकी जो एथिक्स की केस स्टडीज होती हैं, उनमें इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, जहां पर इस टाइप के आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं केस स्टडीज में कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना है। ये इसीलिए क्योंकि जो आपका कोड ऑफ एथिक्स है ये स्पेसिफिसिटी से बताता ही नहीं है क्या है। बहुत सारी चीजें आप जब आप ऑफिसर बनते हो तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि इस सिनेरियो में एग्जैक्टली कैसे बिहेव करना है। वहां पर आपको अपनी विजडम जो आपने अक्वायर करी है, पढ़ के, जान के, सीख के, समझ के, उसका भी यूज करना पड़ता है। अच्छा, अगली बात करते हैं, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स में कई बार कंफ्लिक्ट हो जा रहा होता है, ये भी इसका प्रॉब्लम है ना। अब जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, सिविल सर्वेंट जो होता है किसी जगह पर लीनियंट हो सकता है सर्टेन केसेस में, बट देन जो उसका कोड ऑफ एथिक्स है वो उसको एडियर, स्ट्रिक्ट एडियरेंस करने को बोलता है। सिमिलरली एथिकल ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी उतनी नहीं होती, ज़्यादा नहीं बताया जाता है, जैसा मैंने बोला हर चीज़ नहीं पता है, आपको यूज़ करना होता है अपना विजडम। कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हो सकते हैं बहुत जगह पर नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये करना बहुत कॉमन माना जाता है ना। फेवरेटिज्म करना, इनफॉर्मल नेटवर्क बनाना ऑफिसर्स के बीच में, इसको बहुत कॉमन बात बनाई जाती है कि तो होता ही है ना। बोलते हैं कि फेवरेट आदमी को ही रखोगे तो काम भी अच्छा हो जाएगा, तो इसको तो बड़ा नॉर्मल माना जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि ये भी एक चैलेंज है। स्ट्रॉन्ग एथिकल लीडरशिप नहीं है भाई, जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके जो बॉसेस हैं, एग्जाम्पल के लिए जो उनके सिविल सर्वेंट के बॉसेस पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस अपने आप में खुद कोई बहुत एथिकल रोल खुद नहीं शो करते हैं। तो जब जब उनके ही सीनियर नहीं एथिकल है, तो सिविल सर्वेंट के लिए ही क्या सारे कोड ऑफ एथिक्स हैं। एक ये बात भी आती है कि कैसे इंप्लीमेंट हो जब उनके सीनियर खुद ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये भी प्रॉब्लम है। लास्टली है विसल ब्लोवर के लिए इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन होना। विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग जीएस पेपर 2 में पढ़ते हैं, और एज वेल एज जीएस पेपर 4 में भी पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि भाई अगर ये जो विसल ब्लोवर्स होते हैं जो एथिकल वायलेशन रिपोर्ट करते हैं,
अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं करा जाएगा तो वो करेंगे ही नहीं रिपोर्ट, और अगर करेंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोड ऑफ एथिक्स कब फॉलो नहीं होता है. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस विच आर देयर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स. नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या क्या करना होता है. सो एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, प्रॉपर तरीके से हमें इस चीज को एनफोर्स करना है. नेक्स्ट है क्लियर गाइडलाइंस बनानी होगी, क्लियरली बिल्कुल रिकॉर्ड करना है, बोथ द कोड्स को ड्राफ्ट करें. कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्टेड है, कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, दोनों को ड्राफ्ट करने की जरूरत है. प्रॉपर ट्रेनिंग होने की जरूरत है, केसेस ले लेकर के कि इस जगह पर क्या करना है, इधर क्या करना है, क्लियरली इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है. एथिकल लीडरशिप यहाँ पर देना, बताना कि देखो भाई जब लीडरशिप ही एथिकल है तो नीचे के ऑफिसर्स और बाकी सब लोग भी एथिकली बिहेव करेंगे. तो लीडरशिप होने की जरूरत है, एज वेल एज विसल ब्लोवर्स को प्रोटेक्ट करे जाने की जरूरत है. अब अगर आप देखोगे कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स, ये जो मैंने बातें बोली इसमें पूरी इस अभी तक क्या पढ़ाया है इस सबको इस टेबल के फॉर्म में मैंने समराइज कर दिया. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखते हैं तो मेंस में 2 क्वेश्चन आए हैं. एक 2018 में ये क्वेश्चन आया जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिस्टिंग्विश करने को बोला है, सीधे सीधे यही आंसर दिया है. 2024 में भी एक क्वेश्चन आया है कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर. वो क्वेश्चन का डिस्कशन सत्यजीत सर ने करा हुआ है, अपना जो उन्होंने जीएस पेपर 4 का डिस्कशन करा है, तो वो वहां से आप देख सकते हो उस क्वेश्चन को. कोड ऑफ एथिक्स का जो क्वेश्चन आया है, मैंने पहले उसको यहाँ पर लिखा था, देन आई रियलाइज कि सर ने ऑलरेडी कर दिया, तो मैंने उस चीज को अभी नहीं डिस्कस करा है. तो वो आप कर सकते हो, इजी है, मतलब हम लोगों ने जितना पढ़ा है उससे भी वो हो सकता है. अगर नहीं हुआ होएगा तो आगे फिर उसको कर लेंगे. सो दैट इज अबाउट दिस लेक्चर. मैंने आज इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं दिए हैं क्योंकि उसमें कुछ भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बन रहे थे जीएस 4 में. लास्ट वीक वाले में फिर भी कुछ टॉपिक्स में बन सकते थे, इसमें तो नहीं है. और प्रीवियस जो था अपना सेशन उसके मैंने आंसर्स यहाँ पर दे दिए. दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू.